हेलो गाइस, What is up? मेरा नाम है रोहित। और मैं हूं आयुष। WWE हो या फिर ऑल एलीट रेसलिंग, ब्रेकिंग न्यूज, ऑनेस्ट ओपिनियंस या हो कोई बैकस्टेज सीक्रेट, रेसलिंग से जुड़ा सभी मसाला। क्योंकि आप सुन रहे हैं असली अखाड़ा। तो गाइज वेलकम है आपका एक बार फिर से असली अखाड़ा के एक और नए एपिसोड में। आई नो हम लोग थोड़ा सा देर आए हैं इस बार, लेकिन वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। क्राउन जूल हो चुका है खत्म, और गाइज क्राउन जूल के सारे मैचेस के बारे में तो इस वीडियो में इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं। और जैसे कि आपको पता है, हर पेपर व्यू के बाद जो है हमारा एक काफ़ी डिटेल्ड डिस्कशन वाला एपिसोड आता है, जहाँ पर हम लोग सारे मैचेस के बारे में तो अच्छे से बात करते हैं कि भाई स्टोरी लाइन कैसी चली, मैच के अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और साथ साथ हर मैच की रेटिंग को हम लोग अपने देते हैं। आयुष भी है मेरे साथ, जैसे कि उसकी रेटिंग क्या रही, उसको मैच में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। तो क्राउन जूल के बारे में अच्छे से डिस्कशन होगी। और हाँ भाई, ब्रॉक लेसनर जो कि हार गए, काफ़ी एक बड़ा टॉकिंग पॉइंट रहा कि भैया ब्रॉक लेसनर को हरवा दिया WWE ने। क्या सही था क्या गलत था, नेगेटिव पॉजिटिव सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। आयुष कैसा लगा फिर क्राउन जूल? अगर एक पहले थोड़ी सी एक समरी लेना चाहूँ कि हाँ भैया, इससे पहले कि हम एक एक मैचेस के ऊपर आए, तो ओवरऑल क्या ओपिनियन था क्राउन जूल को लेकर? सबसे पहले तो मैं कहूँगा लोगों को कि भाई जिन्होंने भी सपोर्ट करा, क्योंकि सबको अब पता है कि मैं ट्रैवल कर रहा था और मैं कनाडा आ चुका हूँ, तो भाई आप लोगों को जो वेट कर रहे थे पॉडकास्ट के लिए, थैंक यू सो मच कि हम एपिसोड यहाँ पे फाइनली लेके आ गए हैं और ऐसे ही आगे कंटिन्यू भी होता रहेगा। लेकिन भाई क्राउन ज्वेल की रोहित, जहाँ तक बात है, मैं कहूँगा कि मुझे शो काफ़ी अच्छा लगा। इनफैक्ट मैंने अपनी वीडियो में भी यही बात बोली थी कि हो सकता है कि ये शो ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा अच्छा था, लेकिन अभी तक का बेस्ट सऊदी अरेबिया का शो था। तो अगर WWE वो भी अचीव कर पाई है तो आगे हो सकता है कि और भी बेटर शोज़ देखने को मिलें। तो ओवरऑल आई थिंक इम्प्रूवमेंट करी कहीं ना कहीं WWE ने इन शोज़ के ऊपर, और वो चीज़ मैंने बेसिकली नोटिस करी है। बाकी ऑब्वियसली हम मैचेस के बारे में बात करेंगे। अच्छा, ये नहीं, हमने ये जो देखा नहीं था कि सऊदी अरेबिया के जो पेपर व्यूज़ होते हैं उसको हमेशा नेगेटिव उसको फीडबैक मिलता है। इस बार सोशल मीडिया के ऊपर भी हमने नहीं देखा कि क्रिटिसिज्म नहीं मिला, इस बार सारा पॉजिटिव फीडबैक ही था सारा। मतलब हर बार ऐसा है कि कोई ना कोई सऊदी अरेबिया का जो इवेंट है ना, उसके साथ हम कुछ ना कुछ नेगेटिव जोड़ सकते हैं कि हाँ इसमें ये गलती थी, इसमें ये गलती थी, और उस एक गलती की वजह से पूरा शो याद रखा जाता है। लेकिन आई डोंट थिंक कि इतना बड़ा ब्लंडर इस बार कोई हुआ है कि पूरा शो लोग भूल जाएं और सिर्फ उस एक चीज़ को याद रखें। तो आई थिंक वो बेटर हुआ। तो चलो, ये बात हमको इस बार क्राउन जूल से अच्छी देखने को मिली। और अच्छी बात मेरे ख्याल से WWE ने सबसे पहले मैच के अंदर हमको दे दी थी भाई, हेल इन अ सेल मैच, एज वर्सेस सेथ रॉलिंस। मैंने तो पहले ही कहा था समर स्लैम के बाद भी इनकी फ्यूड कंटिन्यू करो, WWE ने करी। और एक अगर वर्ड में डिस्क्राइब करना हो मैच, मेरे पास तो एक वर्ड में डिस्क्राइब करने के लिए वैसे है नहीं। एज और सेथ रॉलिंस के मैच के बारे में आयुष, तेरे क्या थॉट्स हैं? आई थिंक इसके लिए अगर एक वर्ड तो नहीं है, दो हैं, और वही मेरी रेटिंग भी होगी। और आई थिंक मैं रोहित को कहता है कि किसी को 5 स्टार मैं दूंगा नहीं, लेकिन आई थिंक ये मैच कहीं ना कहीं 5 स्टार डिजर्व करता है, तो इसको मैं 5 स्टार देने वाला हूँ। और इस वजह से दूंगा क्योंकि भाई इनकी फ्यूड, जैसा कि भाई रोहित हमने बात करी अभी की, पहले से चलती आ रही है, अभी भी चल रही थी। और सबसे बढ़िया बात यह है ना कि इसमें हम बोर नहीं हुए। मतलब एक पॉइंट पे भी ऐसा नहीं लग रहा था कि एज या सेथ रॉलिंस में से, दोनों में से कोई यहाँ पे हमको मतलब बोर कर रहा है। तो वो चीज़ बहुत अच्छी थी। लेकिन मैच की अगर मैं बात करूँ, हेल इन अ सेल को जिस तरीके से उन्होंने काम करा, पूरा अपने एक दूसरे के मूव्स लगाए, सेथ रॉलिंस ने सुपर किक मारी, वो भी चेन लगा के, तब भी वो काम नहीं आ पाई। और फाइनली एज ने रॉलिंस को एक स्टॉम्प से हराया। वो मतलब एक बहुत बढ़िया मोमेंट थी, क्योंकि उसके अराउंड ये पूरी स्टोरी लाइन बनाई गई थी। तो इन्होंने बहुत मेहनत करी। लेकिन अगर रोहित मुझे एक छोटा सा इसमें नेगेटिव पॉइंट निकालना हो, तो वो ये था कि इस मैच में आई थिंक जो एक्चुअल हेल इन अ सेल था ना, उसका यूज़ मुझे थोड़ा कम लगा। बिल्कुल, ये मेरे को लगा ही था भाई, आयुष तेरी तरफ से वाला पॉइंट आने वाला है। क्योंकि एक्चुअल में अगर इस मैच को पूरा एनालाइज करो ना, तो सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट निकाला जा सकता है कि क्योंकि इस मैच में WWE ने हेल इन अ सेल वाली स्टिपुलेशन डाली थी। और वो स्टिपुलेशन इस वजह से डाली थी क्योंकि WWE को पता था कि एज और रॉलिंस के बीच ऑलरेडी मैचेस हो चुके हैं, तो स्टिपुलेशन डालनी पड़ेगी। स्टिपुलेशन डाल दी हेल इन अ सेल वाली, तो उस वाले स्ट्रक्चर का यूज WWE ने नहीं किया। इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कि इस मैच से कोई नेगेटिव चीज निकालने की जरूरत है। परफेक्ट स्टोरी टेलिंग थी, एक अच्छा मैच भी था, कमाल के स्पॉट्स भी थे। और बाकी अगर मेरी मैच रेटिंग की बात हो तो भाई डेफिनेटली मैं इसको 5 स्टार दूंगा। और ऑलरेडी वैसे मैं अपनी वीडियो के अंदर भी बोल चुका था कि मैं इसको पूरे में से पूरे नंबर दूंगा। तो शायद आपको मेरी वीडियो से भी पता लग गया होगा कहीं ना कहीं कि इस मैच को जो है मैं 5 स्टार दूंगा। तो भाई मेरे को इस मैच को देखने में पूरा मजा आया। और हेल इन अ सेल में मुझे नहीं लगता कि इस मैच से कोई भी कमी दोनों सुपरस्टार्स ने छोड़ी थी। तो मेरे ख्याल से हम दोनों की जो रेटिंग है वो यहाँ पर मैच करती है। लेकिन गाइज अगले मैच की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और जो लोकल बॉय हैं हमारे मंसूर, उनका भी मैच था, और जो स्ट्रीक है उनकी कंटिन्यू रही, जहां पर मुस्तफा अली के साथ उन्होंने मैच रेसल किया था। सबसे पहले तो यहां पर मंसूर को लोग पहले यार आयुष गालियां देते हैं, इसके ऊपर तेरा क्या थॉट है कि उनको सऊदी अरब के अंदर हमेशा विक्टोरियस बनाया जाता है?
आई थिंक ये वही वाली बात है कि लोग सोच रहे हैं कि भाई जिंदर तो आके नहीं जीतता इंडिया में, तो फिर हर बार मंसूर क्यों सऊदी में जीतता है। लेकिन आई थिंक कि सऊदी अरेबिया थोड़ी मतलब हम कह सकते हैं कि डेंजरस चीज़ है, तो इसलिए WWE को भी वहाँ पे उनको रिस्पेक्ट देनी पड़ती है हर बार करके कि मंसूर जिस भी मैच के अंदर होगा भाई वो जीतेगा ही। तो अगर आई थिंक कोई उसके अगेंस्ट बोल रहा है तो वो कुछ कर भी नहीं सकता उस बारे में। लेकिन मैच की जहाँ तक बात है, आई थिंक एक अच्छा डिसेंट रेसलिंग मैच था। 3 आउट ऑफ 5 मैं इसको दूंगा, क्योंकि कोई रोहित भाई स्टोरी तो थी नहीं इसके पीछे, रैंडम मैच था। और अगर इसको मंडे नाइट ड्रॉ पे कर दिया जाता तो हम इसको और भी मतलब इग्नोर कर देते काइंड ऑफ। तो ये चीज़ आई थिंक थोड़ी WWE के पास है कि हर बार वो मंसूर को यूज़ करते हैं, लेकिन क्या इसके अलावा कोई ऑप्शन है? देखो, जो मुझे इसके पीछे एक थोड़ा सा ज़्यादा पॉइंट लगा कि देखो मंसूर को सऊदी के अंदर रेसल करवाना था, और सोशल मीडिया के ऊपर मैं देख रहा था कि जो मंसूर और मुस्तफ़ा अली हैं वो एक्चुअल में ज़्यादा खुश थे कि पहला पेपर व्यू के अंदर ऐसा मैच है जहां पर दोनों के दोनों सुपरस्टार ऐसे हैं जो मुस्लिम हैं। तो उन्होंने इस बात को ज़्यादा ऊपर से रखा था कि भाई पहला फर्स्ट एवर WWE का पेपर व्यू मैच जहां पर दोनों मुस्लिम सुपरस्टार कंपीट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से वो उनके लिए ज़्यादा बड़ी बात थी और इसीलिए मैच क्राउन जूल के अंदर हो रहा था। तो ये इसके पीछे रीज़न है। बाकी अगर मेरी भी रेटिंग की बात हो तो यार तूने इसको 3 स्टार दे दिए। मेरी एक्सपेक्टेशन यार इससे थोड़ी सी ज्यादा थी, क्योंकि मंसूर और सिजारो का मेरे को एक मैच याद आता है सऊदी का, जहां पर वो मैच ने भले ही मंसूर उस मैच को जीते थे, सिजारो को उन्होंने हरा दिया था, लेकिन यार वो मैच बहुत ज्यादा कमाल का था। तो मेरी एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी, और एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है तो उस मैच पर वो डिलीवर नहीं करता, तो उस हिसाब से मेरे को ये थोड़ा सा बेकार लगा। तो मैं इसको 2.5 स्टार दूंगा। बाकी तो गाड़ी जैसी चल रही है वो चलेगी। और मेरे ख्याल से मंसूर और मुस्तफ़ा अली की यार टैग टीम बनवा देनी चाहिए। ये WWE को नहीं करना चाहिए, वैसे तोड़वा दिया इनको, अलग कर दिया। हाँ आई थिंक ये एक अच्छा पेयर बन सकता है। मतलब टैग टीम के साथ तो हम समझते ही है ना WWE में चलता क्या है कि भाई पहले वो बनाते हैं, फिर वो तोड़ते हैं, फिर वो वापस आ जाते हैं। लेकिन एक्चुअल में टैग टीम जो है वो टैग टीम डिवीजन में लड़ती भी नहीं है। तो ये सारा जो है मतलब सीन है वो तो चलता ही रहता है रॉ में। लेकिन रोहित जो अगला मैच है वो रॉ टैग टीम का ही है भाई, जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ, और ये है रैंडी ऑर्टन एंड रिडल अगेंस्ट एजे स्टाइल्स एंड ओमोस। इसके बारे में क्या कहना है? अरे यार भाई, ये मैच देखो, सबसे बढ़िया बात इस मैच की पता है क्या थी? मैच का रिजल्ट छोड़ो, टैग टीम चैंपियनशिप रिटेन हो गई वो हमको पता था, लेकिन जो एंट्रेंस थी रिडल की, भाई ऊंट के ऊपर हमारे रिडल आ रहे थे मेरे ख्याल से वो मैच का सबसे बेस्ट मूवमेंट था। और क्योंकि हम जो पूरे मैच को रेट करते हैं ना, वो कहीं ना कहीं हमारा ये सिनेरियो नहीं होता कि मतलब ये हमारा पैटर्न नहीं होता कि हम मैच में रेसलिंग कैसी हो रही है सिर्फ इसको पॉइंट बनाएं। हम ओवरऑल सारी चीज़ को देखते हैं कि स्टोरी टेलिंग क्या है, रेसलिंग कैसी हो रही है, ड्रामा, एक्शन, सस्पेंस क्या वहां पर सारी चीजें, तो इसको मिलाकर हम लोग करते हैं। तो देखो रेसलिंग ये ठीक ठाक थी, ज्यादा यहाँ पर स्टोरी वाइज कुछ नहीं था। तो अगर मैं इसको रेट करने की बात करूं तो यार देखो, मैं इसको 3 स्टार से ज्यादा नहीं दूंगा, क्योंकि इसमें बाकी कुछ था नहीं। लेकिन एंट्रेंस ने मेरा थोड़ा सा मन यहाँ पर मोह लिया, और मैं आयुष यही कहना चाहूंगा कि यार बस इस वाली स्टोरी लाइन को यहीं पर रोक दो। अब कोई नए चैलेंजर लाओ तुम रैंडी ऑर्टन और रिडल के लिए, क्योंकि उनमें फैन इन्वेस्टेड है। ऐसा ना हो कि उनसे फैंस का ध्यान हट जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पे ना ड्रॉ टैग टीम की तो मैं बात ज़्यादा करूँगा ही नहीं, क्योंकि हमको पता है कि रियलिटी क्या चलती है। लेकिन अब ड्राफ्ट हुआ है, कुछ नई टीम्स आई हैं रॉ के ऊपर, क्या एक्चुअली उनको मौका दिया भी जाएगा लड़ने के लिए फॉर द टैग टीम टाइटल्स, वो सबसे बड़ी बात है। और उसके अलावा अगर हम देखें तो रैंडी ऑर्टन और रिडल जितने ही अच्छे लग रहे हैं रोहित, मुझे उतने ही अब बेकार और बोरिंग लग रहे हैं एजे स्टाइल्स और ओमोस। और आई थिंक एजे स्टाइल्स ने कुछ ऐसा भी बोला था कि हाँ भाई हमेशा मेरे को पुश मिला है, मैंने बहुत अच्छे अच्छे काम भी करे हैं, और कभी कभी टाइम आता है कि हाँ भाई बंदा किसी और सुपरस्टार को एलिवेट करे, और वो ओमोस की यहाँ पे बात कर रहे हैं। लेकिन क्या ओमोस को कुछ उतनी एलिवेशन मिली भी है जितनी WWE चाह रही थी, या फिर ये टैग टीम का अब फ्यूचर क्या है? क्योंकि आई थिंक वो वही सेम चीज़ है, और जिस तरीके से काम करना चाहिए था ओमोस और एजे स्टाइल्स को, आई डोंट थिंक वो करा है कभी भी। अच्छा, एक भी पॉइंट पे अगर एजे स्टाइल्स का ये भी कहना है, वैसे मुझे ही नहीं पता कि एजे स्टाइल्स ने ऐसा कहा है, लेकिन अगर एक्चुअल में एजे स्टाइल्स ये कह रहे हैं कि वो टैग टीम डिवीजन में रहकर ओमोस को एलिवेट कर रहे हैं, तो मुझे तो यहाँ से कहीं लग नहीं रहा कि ओमोस एलिवेट हो रहे हैं, क्योंकि एज अ सिंगल सुपरस्टार ओमोस को चला के भी अगर जायंट तरीके से बुक किया जाए तो वो एलिवेट हो सकते हैं। टैग टीम डिवीजन में रखने की उनको जरूरत है नहीं। इसका यहाँ पर उल्टा घाटा ये हो रहा है एजे स्टाइल्स को कि उनके रॉ पर ऑलरेडी सिंगल सुपरस्टार की कमी है, और यहाँ पर स्टार पावर की कमी हो रही है। तो एजे स्टाइल्स को मेरे ख्याल से सिंगल्स डिवीजन में रखना चाहिए। मेरा तो इसके ऊपर ये पॉइंट है। अब पता नहीं, एजे स्टाइल्स मेरे ख्याल से रेसलिंग बिजनेस को ज़्यादा बेटर समझते हैं, मैं तो यही कहूँगा यार इसके ऊपर। आई थिंक कि एजे स्टाइल्स इस पॉइंट पे ना रोहित ऐसे सोच रहा है कि भाई
मैंने जो अचीव करना था अपनी लाइफ में भी कर लिया, तो अब बस सिंपली मेरे को यहाँ पे जाना है, इसको एज ए जॉब ट्रीट करना है। तो हम कह सकते हैं कि शायद वो उतना उनको फ़र्क नहीं पड़ता जैसे कि अगर किसी डैनियल ब्रायन जैसे सुपरस्टार को पड़ता है कि हाँ भाई अभी भी मुझे बड़ी बड़ी चीज़ें अचीव करनी है। और मैंने अपनी रेटिंग नहीं बताई थी इस मैच की, तो सेम रहेगी रोहित जैसी, वो है 3/5, क्योंकि ये मैच में एक्सपेक्टेशंस जो थी हमारी वैसे ही बिल्कुल सब कुछ हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग एक एवरेज रेटिंग आई थिंक देनी चाहिए। तो चलो भाई नेक्स्ट मैच की तरफ बढ़ते हैं और हमको देखने को मिलता है फर्स्ट एवर क्वींस क्राउन का टूर्नामेंट का जो फाइनल मैच था जेलिना वेगा वर्सेस डू ड्रॉप के बीच में। मैं तो भाई सपोर्ट कर रहा था डू ड्रॉप को, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू ने यहाँ पर मेरे ख्याल से इस लोगों के उलट कुछ डिसीजन लिया। यार मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था डू ड्रॉप को। आयुष तेरी एक्सपेक्टेशन भी डू ड्रॉप के लिए थी क्या, या जेलिना वेगा को तो एक्सपेक्ट कर रहा था इस मैच में जीतने के लिए? यार मैंने ना वैसे सच बताऊं तो मैंने ये टूर्नामेंट बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया था, तो मुझे सिर्फ पता था कि हाँ ये फाइनल होने वाला है। किसने किसको हराया वो मैंने देखा नहीं था पिछले कुछ वीक से, लेकिन जैसे ही मैंने मैच कार्ड देखा तो मैंने कहा ऑब्वियसली यार डू ड्रॉप को ही जीतना है, क्योंकि अभी उनको रोस्टर पे लाया गया था और उनको पुश देना भी ज़रूरी है यहाँ पे। लेकिन जब जेलिना वेगा इसको जीत गई तो मैं यही सोच रहा था कि भाई आखिर ये क्या है, मतलब क्या इसका पर्पस है पूरा टूर्नामेंट का, क्वींस क्राउन को आखिर क्या कुछ मिलेगा, वो भी मुझे नहीं लगता कि होने वाला है। तो एक जो चीज़ सोची थी वो भी नहीं हुई, तो फिर इससे भाई कोई मतलब ही नहीं रहेगा। और रेटिंग जहाँ तक है मैच की 1.5/5 में इसको दूंगा, और उसके पीछे रीजंस भी क्या है रोहित मेरे को खुद ही नहीं पता भाई। भाई फिर भी तुमने थोड़ा सा रहम खा लिया। अगर डू ड्रॉप इस मैच को जीती तो शायद मेरी रेटिंग फिर भी इसके लिए कुछ होती, लेकिन अब मैं पता नहीं इसको इतनी रेटिंग में क्यों दे रहा हूँ, लेकिन एटलीस्ट कुछ रेटिंग तो देनी है, तो इसलिए मैं इसको 1 रेटिंग दूंगा। अगर डू ड्रॉप यहाँ पर जीती तो शायद फिर मैं रेटिंग को ज़्यादा देने के लिए कुछ सोचता, क्योंकि मैच में भी कुछ खास नहीं था, एंटरटेनमेंट वाइज भी मैच से कुछ एंटरटेन नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि एटलीस्ट इन्होंने टेलीविजन के ऊपर कुछ मिनट मेरे को बांध के रखा, तो इस वजह से मैं इसको 1 स्टार दूंगा। और मेरे ख्याल से यहाँ पर ज्यादा बात करने के लिए कुछ है भी नहीं, लेकिन जिसके बारे में बात करने के लिए बहुत कुछ है। और मेरे ख्याल से यहां पर काफी सारे रेसलिंग फैंस के ओपिनियन चेंज हो गए गोल्डबर्ग के बारे में। नो होल्ड्स बार्ड, फॉल्स काउंट एनीवेयर मैच, गोल्डबर्ग की परफॉर्मेंस, क्या बोलना चाहोगे भाई आयुष इसके बारे में? भाई मैं ये बोलूँगा कि ये वो मैच था जहाँ पे सारे लोग वेट कर रहे थे कि कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसके बारे में हम बात करेंगे, और ये वो नेगेटिव वाली चीज़ है जो मैं कह रहा था कि हर एक शो में हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सऊदी के शोज़ हुए हैं जहाँ पे गोल्डबर्ग ने कुछ ना कुछ ऐसा करा है, मतलब जो हम याद करते हैं, भले वो अंडरटेकर वाला मैच हो या फिर और चीज़ें हों। लेकिन इस मैच के अंदर गोल्डबर्ग ने ये बात प्रूव कर दी है कि भाई अगर विदाउट अ टाइटल उनको एक अच्छे मैच में डाल दिया जाए, मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये एक टेक्निकल मैच नहीं था, एक मतलब ब्रॉल टाइप ही था, लेकिन जिस तरीके से एंटरटेन करा लैशली के साथ गोल्डबर्ग ने, मुझे एंटरटेनमेंट वाइज ये एक अच्छा पैकेज लगा। जिस तरीके से बुक करा गया था, हर्ट बिजनेस को इन्वॉल्व करा गया, और डेफिनेटली वो लास्ट में जो एंडिंग थी, स्पीयर था जो लगाया गया था स्टेज के ऊपर से, वो भी मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। तो पुरानी परफॉर्मेंसेस गोल्डबर्ग जिस चीज़ के लिए मतलब गलत तरीके से जाने जाते हैं, वो जो है काइंड ऑफ थोड़ा सा उन्होंने हटा दिया अपने नाम से। और आई थिंक रोहित मैं बहुत एंटरटेन हुआ था, मतलब, लेकिन मैं इंटरेस्टेड हूँ जानने में पहले अपनी रेटिंग बताने से कि तू इसको क्या मतलब रेट करना चाहेगा मैच को। देखो मैं इस मैच को देखते वक्त सरप्राइज ज़्यादा हुआ था, तो अगर उस पॉइंट पे मेरे से कोई रेटिंग पूछता तो शायद मैं भावनाओं में बह के ज़्यादा रेटिंग इस मैच को दे देता, लेकिन फिर भी मुझे भावनाओं पर अपना कंट्रोल रख के कुछ रेटिंग देनी चाहिए। तो मैं इसको 5 में से 4 स्टार की रेटिंग दूंगा। हो सकता है किसी को ये रेटिंग ज़्यादा लग रही हो सकता है किसी को रेटिंग कम लग रही हो, लेकिन मेरे ख्याल से 5 में से 4 रेटिंग मेरे ख्याल से सही रहेगी। अब यहाँ पर मैं एक तेरी रेटिंग जानने से पहले क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि क्या गोल्डबर्ग को जो क्रिटिसिज्म मिला है इतने टाइम से, वो गोल्डबर्ग खुद उसके पीछे रीजन है या डब्ल्यूडब्ल्यूई की बुकिंग उसके पीछे रीजन है? अपनी रेटिंग बताने से पहले इस वाले क्वेश्चन का मैं आंसर आयुष तेरे से जानना चाहूंगा, तेरे को क्या लगता है इस बारे में? आई डोंट थिंक कि इसमें किसी एक तरफ को हम ब्लेम कर सकते हैं, क्योंकि अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई गोल्डबर्ग को कोई क्रिएटिव चीज़ देती है तो बहुत बार ऐसा भी हमने सुना है कि गोल्डबर्ग कह रहा है भाई नहीं है, मेरे को तो ऐसे ही करना है, मेरे को तो टाइटल जीतना है, मैं इस बंदे से हार नहीं सकता। तो हमें रियलिटी नहीं पता कि बैक स्टेज चल क्या रही है, लेकिन जो इन रिंग गलतियां हैं, जिस तरीके से गोल्डबर्ग के हमने फ्लॉज देखे हैं पिछले कुछ मैचेस में, उससे बुकिंग का कोई लिंक नहीं है। तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि हाँ भाई मैच में जो गलतियां हो रही हैं, जो बॉचेज हो रहे हैं, उसके लिए हम गोल्डबर्ग को ब्लेम कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि अगर नॉन टाइटल फ्यूड में गोल्डबर्ग को रखा जाए तो उतनी लाइमलाइट ना गोल्डबर्ग के मैच में नहीं पड़ती कि ये मैच मेन इवेंट में है। अब इस मैच को मिड कार्ड में रखा गया, बीच में था शो के, इसने अच्छा परफॉर्म करा तो सबने उसकी तारीफ करी। हो सकता है अगर ये मैच मेन इवेंट में होता तो इसको और ज़्यादा प्रेशर से बुक करा जाता, कुछ अलग करने की कोशिश करी जाती, और उस चीज़ में सारे काम जो है वो ख़राब हो जाते हैं। तो आई थिंक यहाँ पे ब्लेम हम मतलब आई डोंट नो किसको करना चाहिए, लेकिन कुछ हद तक डब्ल्यूडब्ल्यूई भी है और गोल्डबर्ग, जैसा कि मैं कह रहा हूँ, इन रिंग के लिए।
और जहाँ तक मेरी रेटिंग की बात है, मैं इसमें सेम ही रेटिंग दूंगा 4/5 स्टार्स, क्योंकि 4.5 और 5 तक जाने के लिए आई थिंक इसको एक अच्छी स्टोरी लाइन की ज़रूरत थी, जैसे कि एज और रॉलिंस की थी, ताकि वो स्टोरी लाइन मैच में भी दिखाई जा सके, लेकिन वो थोड़ा मिसिंग था इस फ्यूड में, तो इस वजह से इसको मैं 4/5 दूंगा। भाई ये तो मैं कहना चाहूँगा, आयुष ने यहाँ पर मेरे जवाब का बहुत ही स्मार्टली आंसर दिया और बिल्कुल सही आंसर दिया, क्योंकि दोनों इस पूरी चीज़ में WWE भी जिम्मेदार है और कहीं ना कहीं गोल्डबर्ग भी, क्योंकि इन रिंग एक्शन में कहीं ना कहीं गोल्डबर्ग से भी गलती हुई है और बुकिंग में तो भाई WWE ने कचरा किया है ये गोल्डबर्ग के साथ, क्योंकि इंटरनली हमको ये भी पता चलता था कि कई बार गोल्डबर्ग ने भी WWE को फोर्सफुली कोई डिसीजन लेने पर मजबूर किया, कई बार WWE ने भी गोल्डबर्ग को ऐसे मैच के अंदर डाला जहां पर नहीं डालना चाहिए था, लेकिन फाइनली घुमा फिरा के गाड़ी ट्रैक पर आ गई और WWE ने वो चीज़ करी, गोल्डबर्ग ने वो चीज़ करी जो शायद उनको करनी चाहिए थी, और 55 साल में गोल्डबर्ग ने ऐसा मैच डिलीवर किया है। आयुष, हमको ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए, और फाइनली वो चीज़ हुई जो कि WWE को हमेशा से गोल्डबर्ग के साथ करनी चाहिए थी। तो इस मैच से शायद सारे के सारे जो फैंस हैं वो सेटिस्फाइड हैं, लेकिन हमको देखने को मिलता है नेक्स्ट मैच जो कि था किंग ऑफ द रिंग का फाइनल, एक्जेवियर वुड्स वर्सेस फिन बैलर के बीच में, जहां पर सारे फैंस जो है आराम से बैठे हुए थे फिन बैलर की विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए, लेकिन काइंड ऑफ शॉकर पुल किया WWE ने जब उन्होंने एक्जेवियर वुड्स को इस मैच में जिता दिया और एक्जेवियर वुड्स बन चुके हैं किंग जेवियर। तो क्या थॉट्स हैं इसके बारे में, क्या सोचा था ऐसा कुछ होगा? इसको ना इसको सुन के ना मेरे दिमाग में ये बात आ रही थी कि भाई मैंने हमेशा से यही सुना है न्यूज़ और डर्ट शीट्स में कि जेवियर वुड्स को विंस मैकमैन एज सिंगल सुपरस्टार नहीं देखते, कि भाई ये बंदा टैग टीम में ही काम करता है, इसलिए बिगी भी टाइटल जीत गया, कोफी भी टाइटल जीत गया, आखिर जेवियर वुड्स को मौका क्यों नहीं कभी मिलता। तो आई थिंक विंस ने इस समय सोचा बैठ के कि यार मैं ना बहुत गलत कर रहा हूँ इस बंदे के साथ इस टाइम पे, और इसको ये ना दे देना चाहिए ताकि ये ऐसा ना लगे कि कुछ टाइटल नहीं जीता, एटलीस्ट एक किंग ऑफ द रिंग इसको बना दिया जाए। मैं डेफिनेटली वेट कर रहा था फिन बैलर के जीतने की, लेकिन रोहित पता है कहीं ना कहीं फिन बैलर के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, क्योंकि हमको भी ये बात पता है कि किंग ऑफ द रिंग की बुकिंग कैसी है, और बिल्कुल जिस तरीके से WWE अपने किंग को बुक करती है ना, उसके लिए जेवियर वुड्स एक बेटर ऑप्शन है रैदर देन फिन बैलर, क्योंकि उसको कॉमेडी करवानी हो या फिर किसी स्किट के अंदर डालना हो, तो क्या सोच सकता है कोई कि फिन बैलर वो ही एग्जैक्ट सेम चीज़ कर रहा हो कॉमेडी किंग बन के। तो इसलिए आई थिंक कि फिन बैलर को मेरे ख्याल से फिन बैलर को यही एक बात है ना कि फिन बैलर अगर मैच के फाइनल में आ गए तब जाके लग रहा था कि फिन बैलर इस टूर्नामेंट को जीत सकते हैं, अगर वो कभी फाइनल में ही नहीं आते तो हमारी कभी एक्सपेक्टेशन होती नहीं। लेकिन मेरे ख्याल से ये जो तूने पॉइंट रखा ना कि वो स्किट करना, वो कॉमेडी वाली चीज़ के अंदर डालना, वो जो अलग अलग सी चीज़ें किंग करता है, मेरे ख्याल से वो वाला गिमिक ज़्यादा जेवियर वुड्स के ऊपर सूट करता, तो ये कहीं ना कहीं डिसीजन सही भी है। और मेरे ख्याल से जेवियर वुड्स का एक ड्रीम भी था कि वो हमेशा से किंग बने, और तो वो चीज़ उनकी हो भी गई। तो काइंड ऑफ फिन बैलर के लिए तो अपॉर्चुनिटीज अलग अलग आएंगी भी, तो मेरे ख्याल से जेवियर वुड्स के लिए सही मौका भी था। और जिस तरीके से कोफी किंगस्टन स्मैकडाउन में खुशियां मना रहे थे, जेवियर वुड्स खुश थे, तो मेरे ख्याल से खुशियों वाला माहौल है, तो भाई खुशियों में हम भी शरीक हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक सीन था जो लेकिन इस मैच की हमने रेटिंग तो भाई अभी बतानी है लोगों को। हाँ, तो रेटिंग की जहाँ तक बात रही तो मेरे ख्याल से रेसलिंग वाइज ही अच्छा मैच था, और मैं इसको 3.5 और 4 के बीच कहीं दूंगा, तो मेरे ख्याल से 3.5 इस मैच के लिए सही रहेगी, क्योंकि डिसीजन वाइज अगर फिन बैलर जीतते तो शायद मेरी रेटिंग थोड़ी बढ़ती, लेकिन नहीं, फिर भी मैं 3.5 क्योंकि मैंने टूर्नामेंट उतना अच्छे से फॉलो नहीं किया, मतलब मुझे पता था क्या चल रहा है रिजल्ट्स एंड ऑल, लेकिन हो सकता है उसकी वजह से मैं मैच में इतना इंटरेस्टेड नहीं था, तो वो पॉइंट की वजह से मैं रेटिंग कम नहीं करूँगा। जो मैंने मैच में देखा आई थिंक एक अच्छा रेसलिंग मैच था, बैक एंड फोर्थ था, तो 3.5 आई थिंक जस्टिफाइड रेटिंग है। हो सकता है अगर मैं और इसको फॉलो करता तो ज़्यादा भी देता, लेकिन मोस्ट ऑफ द रेटिंग्स रोहित भाई अभी तक सेम ही चल रही है कि अगले मैच में भी ऐसा ही होगा, WWE चैंपियनशिप बिग ई वर्सेस ड्रू मैकिंटायर। और मैं सच बताऊं तो मेरे को पता था इस मैच का रिजल्ट क्या होने वाला है, सबको पता थी ये बात, और इस वजह से ना मेरा इस मैच में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था पूरे समय। सही बात बोली भाई, जब मैच पहले से प्रिडिक्टेबल होता है तो भले ही मैच कितना ही ज़्यादा आपको उसमें अच्छे परफॉर्मेंस देखने को मिले, ड्रू मैकिंटायर एक तरफ, बिगी एक तरफ, दोनों भाई बिल्कुल हट्टे कट्टे हैवी वेट्स, हार्ड हिटिंग मैच, जिस तरीके से ओवर द हेड बेली टू बेली सुप्लेक्सेस लगा रहे थे, मैंने अपनी वीडियो के अंदर भी कहा था मैं तो ड्रू मैकिंटायर के इन सुप्लेक्सेस का फैन हो रहा हूँ। बिगी भाई जिस तरीके से अपने वो शोल्डर टैकल करते हैं, मैच को देखने में मजा आ रहा था। मैच से आप कुछ नहीं छीन सकते, लेकिन वही बात है यार, जब मैच प्रिडिक्टेबल होता है तो फिर इसको देखने में उतना ज्यादा मजा नहीं आता। तो वही बात है भाई, मैच प्रिडिक्टेबल था, अब इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन कर भी नहीं सकते, क्या करेंगे भाई। ड्रू मैकिंटायर पता था जब ड्राफ्ट हो जाएगा तो स्मैकडाउन में चले जाएंगे, तो मेरी रेटिंग भाई सिंपल सी इसमें रहने वाली 3.5 स्टार की। मैच उन्होंने अच्छा डिलीवर किया, ड्रू मैकिंटायर की क्लेमोर मुझे अच्छी लगी, तो इसलिए मैं सिंपली इसको 3.5 दूंगा, अब ज्यादा इसके बारे में कुछ बोलूंगा नहीं। और तेरी रेटिंग इस मैच की मैं इसको
मैं इसको 3/5 दूंगा, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशंस जो थी वो इस मैच से कुछ खास थी नहीं, बहुत एवरेज था मेरे लिए सब कुछ यहाँ पे। और ड्रू मैकिंटायर जब मैच हारे तो जबकि उनके एक्सप्रेशन था कि हाँ मैं हार गया, माय गॉड मैं कैसे हार गया, लेकिन सबको बात पता थी कि यही होने वाला है। और बिग ई के बारे में एक छोटा सा पॉइंट मैं ये बोलूँगा कि जबकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस टाइम पे कि वो WWE चैंपियन है, लेकिन अभी उसके ऊपर बहुत काम करना बाकी है कि हाँ भाई बिग ई को वो डोमिनेटिंग बड़ा सक्सेसफुल चैंपियन अगर बनाना है तो उसको जो है करने में थोड़ा टाइम लगेगा। आई थिंक रेसलमेनिया आयुष तक तुम्हारी वो वाली ख्वाहिश जो है बहुत जल्दी जो है पूरी हो जाएगी। एक बार उनके सामने कोई तमीज का ओपोनेंट आने दो, क्योंकि वो चीज अभी तक WWE ने करी नहीं है। वेट करनी पड़ेगी, वो चीज जैसी WWE कर देगी मेरे ख्याल से बिगी आपको टेलीविजन के ऊपर डोमिनेंट और बढ़िया वाले अच्छे वाले चैंपियन भी दिखाई देंगे। लेकिन नेक्स्ट मैच हमारे सामने आता है ट्रिपल थ्रेट मैच स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए, बेकी लिंच वर्सेस बियांका ब्लेयर वर्सेस साशा बैंक्स के बीच में। और सही बताऊं तो यार ये मैच में मेरे को तो सिर्फ यही लगा देख के कि तीनों सुपरस्टार्स के बीच में कुछ सीक्वेंसेस कमाल के थे, कुछ मूव्स काफी कमाल के थे, बैक एंड फोर्थ एक्शन चल रहा था पूरे मैच में, पेस काफी अच्छी थी। लेकिन पता नहीं क्यों मैं इस मैच में इन्वेस्टेड नहीं था, शायद इस वजह से क्योंकि मुझे पहले से लग रहा था कि बेकी लिंच इस मैच में जीतने वाली हैं। और जो इस मैच का रिजल्ट था, जो एंड था, वो मुझे काफी अजीब लगा कि केओडी लगाने के बाद बेकी लिंच को ही पड़ा है फिनिशर और वही इस मैच को जीत जा रही है। पता नहीं मुझे ये मैच इतना अजीब सा क्यों लगा, इसकी बुकिंग मुझे क्यों अजीब लगी इतनी, पता नहीं तेरा इसके ऊपर क्या ओपिनियन है। मैं इसके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि भाई ये मैच ना थोड़ा और बेटर लग सकता था अगर ये हर हफ्ते WWE मेन इवेंट में फीचर ना करती। मतलब आई डोंट नो कि उनको क्या लगा कि हम कितना बड़ा मैच बुक कर रहे हैं, लेकिन ये उतना बड़ा कोई मैच था नहीं जितना इसको वीकली टेलीविजन पे दिखाया जा रहा था। हर समय साशा बैंक्स, बियांका बेलेयर, बेकी लिंच, शार्लेट भी इसी के अंदर, ड्राफ्ट भी इसी के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब क्राउन ज्वेल के बाद भी मेन इवेंट में विमेन को रखा जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा फोकस इस मैच पे करा गया था। तो आई थिंक कहीं ना कहीं लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई कुछ बड़ा हो या टाइटल चेंज जैसा कुछ देखने को मिले, जो मैंने तो कभी नहीं सोचा था होगा, क्योंकि बियांका आई थिंक अब रॉ पे चली गई हैं, साशा का टाइटल जीतने का कोई चांस मुझे भी नहीं लग रहा था। तो रोहित ये पॉइंट बिल्कुल सही है कि मैच रेसलिंग वाइज अच्छा था, और मतलब एंडिंग जो थी इसकी इस तरीके से करी गई थी कि पता नहीं था कि कौन उस मैच को उस पॉइंट पे जीत रहा है। तो उसको मैं थोड़ा क्रेडिट दूंगा इनफैक्ट यहाँ पे कि उन्होंने एंड में जब थोड़ा सा इंटरेस्ट मतलब मेरा बनाया कि अच्छा ये जीत सकता है, वो जीत सकता है, लेकिन एट द एंड बेकी लिंच जीत गई हैं, तो डिसीजन भी ठीक है। और आई थिंक मैच को अगर मुझे रेट कर रहा हूँ तो मैं इसको 3.5/5 दूंगा। मतलब इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक कि ये डिजर्व करता है। आई थिंक तेरी रेटिंग फिर भी यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, मेरी रेटिंग यहाँ पर 5 में से इसके लिए 3 रहने वाली है, क्योंकि पता नहीं मेरा इस मैच के लिए इंटरेस्ट नहीं था। शायद बहुत सारे लोगों को फिर भी रेसलिंग वाइज मैच अच्छा लग सकता है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा इस मैच ने इतना कोई इंटरेस्ट नहीं खींचा। अभी सिर्फ मेरा इंटरेस्ट है, हो सकता है बाकी लोगों का जो इंटरेस्ट है इसके लिए थोड़ा सा अलग हो। लेकिन हाँ, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा आयुष निगाहें थी लोगों की, क्राउन जूल का सबसे ज़्यादा हाइप्ड मैच, एक्सपेक्टेशन जिससे सबसे ज़्यादा थी यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर। सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग बात आयुष फैंस के लिए ये थी कि ब्रॉक लेसनर हारे तो हारे रोमन रेंस यूनिवर्सल चैंपियनशिप का मैच, जिस तरीके से हारे। सबसे पहले पॉइंट यही होगा कि क्या वो तरीका सही था कि एक बेल्ट मार के ब्रॉक लेसनर पिन हो गए रोमन रेंस से रिंग के बीचों बीच में? आई डोंट थिंक कि वो तरीका सही था, लेकिन मैं सेम टाइम पे ये भी सोच रहा हूँ कि WWE अब धीरे धीरे जो है इस पूरी रोमन रेंस वाली स्टोरी लाइन में कहीं ना कहीं आउट ऑफ आइडियाज़ हो रही है। और ये बात रोहित शायद हमने बहुत पहले एक पॉडकास्ट पे मेंशन करी थी कि रोमन रेंस के रन में कोई डाउट नहीं है कि वो वन ऑफ द बेस्ट चीज़ चल रही है इस समय रेसलिंग के अंदर। ब्रॉक लेसनर की परफॉर्मेंस तो इस समय वाला आउट ऑफ द वर्ल्ड है, लेकिन WWE को वो हर बार कोई नया एलिमेंट लेके आना कि रोमन रेंस जो है वो फ्रेश फील हो, वो मुश्किल रहेगा, और उतना ही ज़्यादा मुश्किल होता जाएगा जितनी लंबे टाइम तक रोमन रेंस चैंपियन रहेंगे। अब अगर हम सोचें कि आज से 1 साल बाद भी रोमन टाइटल नहीं हारा, तो हर मैच में WWE रोमन को कैसे जिताएगी? क्या कब तक ऊसोस, पॉल हेमन, टाइटल मारना, लो ब्लो और ये सारी चीज़ें काम कर पाएंगी? तो आई थिंक वहाँ कहीं ना कहीं WWE आई थिंक क्रिएटिवली आउट ऑफ आइडिया हो गए इस बार कि कैसे हम ब्रॉक को हराएं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने ब्रॉक को हराया वो एक रीमैच सेटअप करने के लिए था। अगर यहाँ पे ब्रॉक काफ़ी क्लोज आ जाते और फिर रोमन क्लीन जीत जाते तो फिर रीमैच का कोई यहाँ पे आई डोंट थिंक एक रीज़न बनता। लेकिन जो हमें क्राउन ज्वेल के बाद देखने को मिला, जो क्राउन ज्वेल में देखने को मिला, आई थिंक ब्रॉक लेसनर को एक रीमैच मिलेगा रोमन के अगेंस्ट, वो क्लियर है। और आई थिंक इस वजह से WWE गई उस एंडिंग के साथ। अच्छा, ये पहली बार बेबीफेस ब्रॉक लेसनर आए थे, उसके ऊपर क्या ओपिनियन है? क्योंकि हमने पहली बार बेबीफेस ब्रॉक लेसनर को रेसल करते हुए देखा ना। मुझे वो चीज़ बहुत पसंद आ रही है शुरू से ही, और जिस तरीके से ब्रॉक मतलब एक्ट भी कर रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, और उनका पूरा मतलब जो गिमिक है अब ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई बंदा डिस्ट्रॉय भी करेगा, लेकिन साथ के साथ इसका एक ही गोल है कि रोमन रेंस को टाइटल छीनना है।
तो वो आई थिंक मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ पर्सनली, और आने वाले टाइम में इनका जब रीमैच भी होगा तो वो एक और बड़ा मैच है। लेकिन डिसअपॉइंटिंग बात ये थी कि एक्सपेक्टेशंस मतलब इससे इतनी ज़्यादा थी कि लोग सोच रहे थे कि कुछ ना कुछ अलग होगा। ये बात मैंने बहुत पहले बोल दी थी कि 0% चांस है कि रोमन रेंज इस मैच को हारे। आई थिंक 2-3 हफ्ते पहले मैंने इसको कह दिया था, क्योंकि रोहित ये ना मुझे अंदर से शुरू से लग रहा है कि अगर कोई रोमन रेंज को अब हरा सकता है इस टाइटल के लिए तो ब्रॉक भी नहीं है, वो रॉक ही हो सकते हैं सिर्फ। नहीं भाई, मेरी यहाँ पर थॉट्स थोड़े अलग होंगे। देखो, ब्रॉक लेसनर हरा सकते हैं, ये प्रिडिक्शन मेरी भी यही थी कि क्राउन जूल के अंदर रोमन रेंज यूनिवर्सल चैंपियनशिप रिटेन कर लेंगे, बट शॉकर पुल करने के हिसाब से WWE जितवाने को तो ब्रॉक लेसनर को भी जितवा सकती थी। हम यहाँ पर 0 पॉसिबिलिटी वाली बात तुमने बोल दी, ठीक है, लेकिन 0.1111 ऐसे 0.0001% चांस कहीं ना कहीं स्टिल ब्रॉक लेसनर का भी था। बट खैर, वो शॉकर पुल करने वाला एलिमेंट WWE कभी भी ऐड कर सकती है। बट जहां तक बात रही आगे जाकर रीमैच करने की, तो क्या पता आगे जाकर जब कभी मौका बने, एंग्री ब्रॉक लेसनर तो हम लोगों ने देखा कि क्राउन जूल के बाद स्मैकडाउन में वापस आ चुके हैं, तो वो मौका तो बनता ही है। बट हाँ, ये वाला तेरा पॉइंट मुझे सही लगा कि अब WWE देखते हैं कितने और मौके बनवाती है रोमन रेंज की चैंपियनशिप को रिटेन करवाने के, कितने अलग अलग तरीके होते हैं। क्योंकि अब लग रहा है WWE को देख के कि WWE आउट ऑफ आइडियाज हो चुकी है। अब WWE को यहाँ पर सच में कुछ अलग अलग इनपुट दिखाने होंगे। वो जो पॉल हेमन का और रोमन रेंज का कलाकारी वाला दिमाग है ना, वो उनको यहाँ पर लेकर आना पड़ेगा। और देखते हैं नेक्स्ट टाइम जब आई थिंक मतलब कहीं ना छोटी छोटी चीज़ें इस फ्यूड में प्लॉट करी जा रही हैं। जैसे पॉल हेमन ने टाइटल बीच में फेंक दिया दोनों के, तो बार बार हिंट दे रहे हैं अलग अलग तरीके से कि हाँ भाई पॉल हेमन रोमन की साइड है या ब्रॉक की साइड है, और वो इतना लंबा खींच रहा है कि अभी भी हमको पता नहीं है कि एग्जैक्टली पॉल हेमन के दिमाग में चल क्या रहा है। तो वो जब चीज मतलब अभी भी यहाँ पर वो जो पॉल हेमन ने बीच में टाइटल फेंका है, इसका मतलब यही तो है कि अभी भी यहाँ पर मामला लटका हुआ है ना, अभी भी आगे जाकर कुछ हो सकता है। तो आई थिंक कि वो जब चीज़ रिवील होगी, वही मैं कह रहा हूँ, तब आई थिंक ये फ्यूड एकदम फिर से एक नए गियर में चली जाएगी और हम कहेंगे हाँ ये तो भाई कमाल हो गया। तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि रोमन रेंज बोरिंग है या फिर उनको टाइटल हार जाना चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बस WWE के लिए थोड़ी दिक्कत होने वाली है। मैं कह रहा हूँ कि हर बार वो कुछ नया ढूंढ के लाएं, ऐसा कि लोग भी खुश हो जाएं और फिर वो ये ना बोलें कि यार रोमन तो हमेशा ही जीत जाता है, और फिर रोमन को ही कहीं लोग डिसलाइक ना करना स्टार्ट कर दें। अच्छा, ओवरऑल इसको देखने में मजा कितना आया? मैच को 5 स्टार में से कितने स्टार की रेटिंग जाएगी तेरी तरफ से? आई थिंक कि मेरी एक्सपेक्टेशंस इस मैच से बहुत ही ज़्यादा थी। कुछ मतलब मैं सोच रहा था कि बहुत अनबिलीवेबल मैच दे देंगे, लेकिन मैं अगर सच बताऊं तो वैसा हुआ नहीं है। लेकिन इतना भी बेकार नहीं था, तो मैं इसको 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स दूंगा। आई डोंट थिंक कि ये 5 स्टार मैच था, लेकिन मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि जो नेक्स्ट मैच इन दोनों के बीच में होगा उसमें कुछ एक्स्ट्रा नया लेवल का करना पड़ेगा WWE को। क्या रोहित एग्री करता है इस बात से? भाई तुमने फिर भी थोड़ा सा रहम कर दिया है। मेरा पता नहीं क्यों हार्श हूँ मैं इसके ऊपर, क्योंकि जब मेरी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो जाती है और वो चीज़ डिलीवर ना करके दे तो फिर मैं उसके ऊपर हार्श हो जाता हूँ। मेरी यहाँ पर रेटिंग यहाँ पर रहने वाली है 5 में से 3.5, क्योंकि मेरे ख्याल से जितना अच्छा ये मैच होना चाहिए था ना ये मैच हुआ। मैच में कुछ मूवमेंट्स अच्छे थे, जैसे कि ब्रॉक लेसनर का बीच बीच में हंसना, रोमन रेंज का वो सुपरमैन पंचेस लगाना, स्पीयर लगाना, पिनफॉल करना, वो अच्छा था, लेकिन वो ज़्यादा लंबे टाइम तक टिका नहीं और उसके बाद एंडिंग फुस हो गई। तो मेरे ख्याल से जहाँ पर रेटिंग एटलीस्ट 4.5 तो मेरे ख्याल से आराम से ले जानी चाहिए थी मेरी तरफ से इस मैच ने, वो लेके नहीं गया, तो 3.5 में इस मैच को दूंगा। लेकिन मेरे ख्याल से नेक्स्ट टाइम अब जब भी मैच होगा तो आराम से ये रेटिंग मेरे से ऊपर ही लेकर जाने वाला है, क्योंकि अभी कम है तो मुझे पता है WWE ने ये मैच अभी इसीलिए ऐसा सस्ता वाला किया है ताकि बाद में जाकर जो है ये बड़ा मैच डिलीवर करेंगे। आई थिंक, और ये जो रेफरी गिरने वाली चीज़ है ना कि नया रेफरी आ गया फिर उसने पिन कर दिया, इतनी कॉमन हो गई है कि आपको जब भी किसी भी मैच में होता है तो हम सोचते हैं अरे यार ये तो पहले कितनी बार देखा हुआ है। तो वो भी कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट पड़ा थोड़ा सा इस मैच के ऊपर कि क्या इतने सारे ऑप्शंस में से जो हम लोग सोच रहे थे WWE ने ये वाला सिलेक्ट करा, तो उस वजह से डिसअपॉइंटमेंट जो है थोड़ी लोगों की और बढ़ गई थी। लेकिन मैं इतना ही बोलूँगा कि जो आने वाला टाइम है और इनकी फ्यूड जो आगे कंटिन्यू होगी, आई डोंट नो कितने महीने बाद दूसरा मैच होगा, लेकिन रोमन रेंज की जो बुकिंग है उसके बारे में जैसा कि हमने कहा WWE को बहुत काम करना पड़ेगा। तो कुल मिला के जो है हमारा कहने का मतलब यही है कि WWE को जो है नए तरीके सोचने पड़ेंगे इनकी मैचेस को बुक करने के लिए। और गाइज ये थे हमारे सारे मैचेस जो हमने डिस्कस करे, क्राउन जूल के जो मैचेस थे, हमारी रेटिंग। आई होप आपको आपके क्या थॉट्स हैं वो आप लोग हमको कैसे बता सकते हो, हैशटैग यूज़ कर सकते हो ट्विटर के ऊपर असली अखाड़ा, जो आपके थॉट्स हैं। हम कभी आगे अगर हमारा प्लान रहता है तो हम यहाँ से जो है हैशटैग का यूज़ कर सकते हैं आगे जाकर। बाकी गाइज नेक्स्ट पॉडकास्ट हम जल्दी अपलोड करेंगे, इस बार ज़्यादा कोई देरी नहीं करने वाले। तब तक गाइज आप लोग जो है कंटिन्यू करो हमारे पॉडकास्ट, आप लोग एपिसोड बाकी भी चेकआउट कर सकते हो। और हम लोग आपसे मिलते हैं असली अखाड़ा के नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।